Good morning, everyone. This is the sum we will do now. Pragati Enterprises Limited issued 35,006.5% debentures of rupees 100 each on October 1st, 2009, redeemable in 5 equal annual installments. So Pragati Limited is the name of the company. It issued 35,006.5% debentures of 100 each. 35,000 into 100 is 35 lakhs and issue किया है on 1st October 2009. Redeemable in 5 equal annual installments. तो इसको 35 लाख को डिवाइड बाई 5 करेंगे तो yearly 7 lakh ka debentures will be repaid, redemption will take place. The board decides to transfer to debenture redemption reserve rupees 50,000 and rupees 4 lakh on March 31st, 2010 and 2011 respectively. पहले 50,000 ट्रांसफर करना है डीआरआर में 2010 में एंड 2011 में 4 लाख ट्रांसफर करना है एंड द बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑन मार्च 31st 2012. वो बैलेंस अमाउंट कितना है वी विल कैलकुलेट बिकॉज इट इज 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स दैट वी विल टेक फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स दैट वी विल कैलकुलेट एंड सी कितना बैलेंस होगा जो हम 31st मार्च 2012 को ट्रांसफर करेंगे. रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, इग्नोर एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. Investment as required by law was made in fixed deposit of the company. तो इन्वेस्टमेंट हम कैसे करेंगे एज पर लॉ. एज पर लॉ इट इज जितना भी डिबेंचर रिडीम होने वाला है उसका जो फेस वैल्यू है उसका 15% विल बी इज द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा जितना डिबेंचर रिडीम होने वाला है उसका फेस वैल्यू का 15%. So let us see how much it comes to and we will start this sum. Let us start this sum now. Journal entries in the books of Pragati Enterprises Limited. Solution. So journal entries in the books of Pragati Enterprises Limited. So we will draw the columns. Date, particular LF debit credit. And then let us adjust the columns. And then we will start. So date, particulars, LF, debit, credit. So first date हमें बोला है रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज. हमें इशू का डेट दिया है 2009 October 1st. The date of the issue is given. So what we will do, let us start with the issue entry. तो सबसे पहले जब इशू करेंगे तो क्या होगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट. अगर रिडेम्पशन प्रीमियम में होगा तो हम वो प्रीमियम का इफेक्ट भी इधर देंगे. लेकिन क्योंकि इशू ऑफ डिबेंचर जब होता है ना तभी रिडेम्पशन में अगर डिस्काउंट है प्रीमियम है जो भी है वो हम स्टार्टिंग में ही उसका लॉस प्रॉफिट लॉस जो भी है एडजस्ट करते हैं. तो अगर प्रीमियम होगा तो मैंने ऐसा एंट्री करवाया है आपको. मतलब अभी हम लोग पार में इशू करते हैं और रिडेम्पशन में प्रीमियम में वापस करते हैं तो इट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट. बट यहाँ पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है, मतलब इशू भी पार में रिडेम्पशन भी पार में. तो हमारा एंट्री है जब हम इशू करेंगे तो पैसा मिलेगा एंड क्या क्रिएट होगा 6.5% डिबेंचर्स
6.5% debentures account, 6.5% debentures account, and kitne, how many debentures are there? 35,000 into 100. So how much is the amount coming to? It is coming to 35 lakhs. It is coming to 35 lakhs. इसको बोलेंगे being debentures issued at par, redeemable at par. Being debentures issued at par, being debentures issued at par and redeemable at par. So this is done. इसके बाद what we will do, रिडेम्पशन का एंट्री हो गया. इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा 2010 31 मार्च को एंड 2011 31 मार्च को हमें डीआरआर में रेस्पेक्टिवली इतना अमाउंट ट्रांसफर करना है. तो सबसे पहले लेट अस गो टू 2010 बिकॉज अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2009 के बाद इट इज 2010 मार्च 31. सो मार्च 31 को कौन सा रिजर्व यूज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन नथिंग टू ऑल. हम नॉर्मली पीएनएल अकाउंट ही यूज करते हैं डीआरआर क्रिएट करने के लिए. और इधर क्रिएट होगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, हाउ मच इट इज गिवन इन द क्वेश्चन? इट इज 50,000. तो हमें फाइंड आउट नहीं करना है बिकॉज अमाउंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है. 50,000 बीइंग डीआरआर क्रिएटेड. इधर लिखेंगे बीइंग डीआरआर क्रिएटेड. इसके बाद सेकेंड नेक्स्ट फिर से डीआरआर क्रिएट करने के लिए डेट दिया है 2010 के बाद 2011 का मार्च 31 है. तभी कितना अमाउंट दिया है ट्रांसफर करने के लिए? तभी दे से कि ट्रांसफर करना, कितना ट्रांसफर करना है. तभी इट इज 4 लाख. इसके बाद कितना ट्रांसफर करना है? 4 लाख ट्रांसफर करना है 2011 में. तो हम यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और क्रिएट होगा टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. कितना है अमाउंट? 4 lakhs. तो इसको बोलेंगे बीइंग डीआरआर क्रिएटेड. इसके बाद क्या करना है? बाकी जो बैलेंस है वो 2012 में ट्रांसफर करने बोला. एंड द बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर रिडेम्पशन ऑन मार्च 31 2012. तो 2012 में मार्च 31 को what we will do, we will transfer the balance amount. तो वो बैलेंस कितना है we will find out. डेबिट टू, फिर से what will get created? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. तो हाउ मच इट इज? हमें जितना भी डिबेंचर रिडीम करना है दैट इज 35 lakhs. अमाउंट कैसे निकालेंगे? 35 lakhs का डीआरआर में कितना ट्रांसफर करना पड़ता है? 25%. डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है 25%. सो फाइंड आउट हाउ मच इट इज. 35 लाख का 25% फाइंड आउट करो. हाउ मच अमाउंट इट इज कमिंग? 35 लाख का 25%. बिकॉज इट इज कंपल्सरी कि हम जो है, इट इज कंपल्सरी दैट हम as per law, as per Companies Act 2013, it says that it's not more than, it is
at least 25% transfer of the nominal value of the debentures into DRR, profits into DRR, debenture redemption reserve. तो हमने ऑलरेडी कितना ट्रांसफर किया है, हमने ऑलरेडी कितना ट्रांसफर किया है यहाँ पे, तो वो माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस मिल जाएगा 8,75,000 में 50,000 हो गया है ट्रांसफर, 4 लाख हो गया है ट्रांसफर, तो कितना बचा उतना हम इधर बैलेंस ट्रांसफर करेंगे. व्हाट इज द बैलेंस? 8,75,000 में से 50,000 2010 31 मार्च को ट्रांसफर किया एंड 4 लाख 2011 मार्च 31 को ट्रांसफर किया. तो अभी कितना बैलेंस है ट्रांसफर करने के लिए? इट इज 4,25,000. आर यू गेटिंग दिस अमाउंट एवरीवन? 4,25,000. ये भी है बीइंग DRR, being DRR created for the balance amount, for the balance amount. So DRR is done. अब इसके बाद हमें हमें क्या करना है, कब तक करना था हमें? सी ऑन 1 अक्टूबर 2009 को हमने इशू किया एंड ये हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग विद 31 मार्च 2013. तो 31 मार्च 2013 से हम क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले रिडेम्पशन के लिए. तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2013, और ये कौन सा ईयर है? ये 2012 है. दिस इज 2012, मतलब नेक्स्ट ईयर से हमें रिडेम्पशन भी स्टार्ट करना है. हम रिडेम्पशन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अप्रैल 30 को रिडेम्पशन स्टार्ट करने से पहले, तो अभी 2012 नहीं, अगला नेक्स्ट क्या है 2013 है. तो हमें उससे पहले अप्रैल, उसका जो अप्रैल 30 है, हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं सॉरी, हमें यही साल का 2012 के ही अप्रैल में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. तो 2013 में हम रिडेम्पशन कर सकते हैं. समझ में आया? क्योंकि पहले 2013 में पहले मार्च आएगा, उसके बाद अप्रैल, लेकिन हमें अप्रैल 30 अप्रैल रिडेम्पशन के 30 रिडेम्पशन से पहले जो 30 अप्रैल आता है तभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. रिडेम्पशन के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. एंड इन्वेस्टमेंट कब से स्टार्ट होने वाला है? 31 मार्च 2013 से. तो हमें ये 2012 में ही हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिडेम्पशन करना पड़ेगा. सो रिडेम्पशन करेंगे, सॉरी क्या करना पड़ेगा, 2012 में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. वी विल बी डूइंग द रिडेम्पशन स्टार्टिंग विद 31 मार्च 2013. उससे पहले 30 अप्रैल आएगा जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है, और वह इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट. टू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो व्हाट विल गो आउट, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैश विल गो आउट. कितना कैश? जितना भी डिबेंचर, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, तो जितना डिबेंचर हम रिडीम करने वाले हैं नेक्स्ट मार्च, मतलब नेक्स्ट में मार्च 31 में हम जितना भी डिबेंचर रिडीम करने वाले हैं उसका 15%, उसके फेस वैल्यू का 15%. पे अटेंशन व्हाट आई एम सेइंग. अभी हम अप्रैल 30 में हैं और हम 31 मार्च 2013 को रिडेम्पशन करने वाले, एंड इट इज 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट. तो जितना भी रिडेम्पशन करने वाले हैं, उस जो डिबेंचर का रिडेम्पशन करने वाले उसका फेस वैल्यू का 15%, जो डिबेंचर रिडीम करने वाले हैं उसका फेस वैल्यू का 15%. तो इधर हमें 7 लाख आता है, बिकॉज हम रिडेम्पशन 5 इंस्टॉलमेंट में करने वाले. तो 31 मार्च को सिर्फ 7 लाख रिडीम होने वाला है, उसका 15% हम रिडेम्पशन करेंगे, उसका 15% हम रिडेम्पशन करेंगे. तो कितना अमाउंट आएगा? सी हाउ मच अमाउंट यू आर गेटिंग. Are you getting 1,05,000?
7 लाख का 15%, 1,05,000। तो इसको बोलेंगे being investment made at 15% of the face value of the debentures to be redeemed। इतना ही रिसेप्ट जो रिडीम होने वाला है डिबेंचर रिडीम होने वाला है 7 लाख, उसका 15%। 7 लाख इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर विच इज गोइंग टू बी रिडीम्ड, उसका 15% हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जो 35 लैक्स है, 35,000 इंटू 100, 35 लैक्स, उसका हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन करने वाले, रिडीमेबल एट इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये हो गया। अभी डायरेक्टली वी विल हैव टू गो टू ड्यू। तो कभी ड्यू है 2013, ड्यू कभी है 2013 मार्च 31। ड्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमने इशू करते वक्त 6.5% डिबेंचर क्रेडिट में था, अब रिडीम करते वक्त तो डेबिट हो जाएगा। डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस, बट जब पे करते हैं तो डेबिट हो जाता है। 2, ये पैसे किसको मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स को मिलने वाला है। तो कितना अमाउंट रिडीम होने वाला है, 35 lakhs डिवाइड बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट which is equal to 7 lakh, which is equal to 7 lakh being amount due on redemption, being amount due on redemption, इसको बोलेंगे being amount due on redemption, being amount due on redemption। इसके बाद यही डेट को हम इसको पे करेंगे, 31 मार्च को पे करेंगे तो क्या होगा, पे करेंगे तो ये जो क्रेडिट में डिबेंचर होल्डर है इनको पैसा मिलेगा, तो इनको हम जो पैसा देंगे तो इनको कैंसिल करना पड़ेगा। तो क्या बात पे करेंगे तो व्हाट विल गो आउट, कैश बैंक विल गो आउट। सो 7 लाख इसको बोलेंगे being amount paid on redemption, जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये ड्यू हम डिबेंचर इन्वेस्टमेंट करते हैं बट उसको एनकैश भी करते हैं बिफोर पेमेंट। बट जब भी एनुअल इंस्टॉलमेंट में जब हम इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन करते हैं ना, एनुअल इंस्टॉलमेंट में जब रिडेम्पशन करते हैं तो जो एनकैशमेंट होगा, ये जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है इसका एनकैशमेंट, इसको बेचना हम लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे करेंगे ना, 5th इंस्टॉलमेंट, ये सब में विच इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, इट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है। तो लास्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट होगा, देखो 5th वाला इंस्टॉलमेंट जब पे करना होगा तब ये जो इन्वेस्टमेंट है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, इसको एनकैश करेंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, जब ऐसा इंस्टॉलमेंट नहीं होता एनुअल इंस्टॉलमेंट, तब हम क्या करते हैं, अभी हम रिडेम्पशन करते हैं, जब अभी मतलब 30 अप्रैल से पहले 30 अप्रैल या उससे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिडेम्पशन से पहले एनकैश करते हैं वो इन्वेस्टमेंट को। पर जब इंस्टॉलमेंट रहेगा तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे एनकैश करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे एनकैश करना है। बिकॉज फ्यू ऑफ यू may have this doubt, हम क्या करते हैं एवरी सम में हमने 30 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट किया तो 31 मार्च रिडेम्पशन से पहले एनकैशमेंट करते हैं। बट क्योंकि क्वेश्चन में एनुअल इंस्टॉलमेंट है, एक ही बार में नहीं पे किया, लास्ट वाला जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तभी एनकैश करेंगे। सो नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ दिस इज डन। इसके बाद 31 मार्च 2014 आएगा,
14 को हम 5 बार इंस्टॉलमेंट करना है, तो ये हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। पहले कौन सा एंट्री पास करना है? पहले ड्यू का एंट्री पास करना है। सो ड्यू का एंट्री क्या है? डिबेंचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और पैसा किसको मिलेगा? डिबेंचर होल्डर्स को। और अमाउंट क्या है? 35 लाख डिवाइड बाई 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो एक बार में 7 लाख है। फिर उसके बाद क्या होगा? मार्च 31 इंस्टॉल, हमने ड्यू का एंट्री पास कर दिया, अभी हमें पेमेंट का एंट्री पास करना पड़ेगा। दिस इज फॉर द सेकेंड टाइम। क्या होगा? डिबेंचर होल्डर क्रेडिट में है, डिबेंचर होल्डर क्रेडिट में है, वो कैंसल होते हुए डेबिट में जाएगा। और क्या बाहर जाएगा? कैश बैंक बाहर जाएगा। ये 7 लाख को पे कर दिया, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पर हमें ये 5 बार करना है, तो थर्ड टाइम ये 2015 रहेगा, 2015 रहेगा। तो 2015 में फिर से मार्च 31 को हम क्या करेंगे? ड्यू का एंट्री पास करेंगे। तो हम लोग ये जो हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू है, ये जो हमारा है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू, तो मैंने ऐसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट पेड है, ये सेकेंड ड्यू है, सेकेंड पेड है, ये थर्ड ड्यू है। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? इसको भी पे करेंगे, इसको भी हम लोग पे करेंगे, विल पे इट मार्च 31 को पे करेंगे। तो व्हाट इज द एंट्री? डिबेंचर होल्डर का उधार उनको चुका देंगे और क्या बाहर जाएगा? व्हाट विल गो आउट? कैश विल गो आउट। तो कैश बैंक रहेगा क्रेडिट में। तो अभी हमारा कौन सा वाला है? ये थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट है। अब इसके बाद एक और इंस्टॉलमेंट रहेगा, फोर्थ वाला। फोर्थ में मतलब 2016 में मार्च 31, 2016 में मार्च 31 हम पहले क्या करेंगे? ड्यू का एंट्री पास करेंगे। डिबेंचर जो क्या ड्यू के वक्त डिबेंचर कैंसिल हो जाएगा और पैसा डिबेंचर होल्डर को, पर पूरा पैसा एक ही बार में नहीं दे रहे, 35 लैक्स डिवाइड बाई 5, 7 लाख दे रहे 5 टाइम्स में, 5 इंस्टॉलमेंट में। तो ड्यू के एंट्री के बाद इट्स द एंट्री फॉर पेमेंट। पेमेंट में किसको मिलेगा? डिबेंचर होल्डर को मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? पे कर देंगे डिबेंचर होल्डर को। फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी हो गया। अब हम लोग पहुंचते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे, मार्च 31। तो यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास जो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट था उसको बेच देंगे। तो क्या हो जाएगा? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट जो डेबिट में था, असेट है ना ये, अब इसको सेल करेंगे तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। पहले जब ये हमने इन्वेस्ट किया था पैसा बाहर गया था, अभी एनकैश करेंगे तो पैसा आ जाएगा और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये क्रेडिट में आएगा क्योंकि ये बाहर गया। और इधर लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट एनकैश्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट एनकैश्ड। अभी अमाउंट कितना है इन्वेस्टमेंट का? 15% निकाला था हमने, कितना था? 15%, इट वॉज 1,05,000। नया अमाउंट नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे? ये सेम अमाउंट ही हमें मिला है और इंटरेस्ट के बारे में भी कुछ भी नहीं है, तो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। एंड इट इज टोल्ड इन द क्वेश्चन, डिबेंचर के ऊपर भी इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, पे करना नहीं है, बिकॉज वी हैव टू इग्नोर इट। इसके बाद सेम डेट को अभी हमने रिडेम्पशन, हमारे पास इन्वेस्टमेंट था वो एनकैश कर लिया, तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसको हम क्या करेंगे? लास्ट इंस्टॉलमेंट को ड्यू की एंट्री पास करेंगे। ये हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू है, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट में हमने डिवाइड किया। अब क्या करेंगे? मार्च 31 को हम पेमेंट भी करेंगे ड्यू अमाउंट का। तो पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर को पैसा मिलेगा, बीइंग अमाउंट
पेड ऑन रिडेम्पशन, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जो क्रेडिट में था ड्यू के वक्त इनको ये पैसा मिलेगा और पेमेंट के टाइम पे इनको मिल गया एंड पैसा कंपनी का पैसा बाहर जा रहा है, किसको मिल रहा है, डेबिट द रिसीवर डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो दिस इज ऑल्सो डन। फिर सारा एंट्रीज होने के बाद हम क्या करते हैं, हम क्या करते, कैन एनीवन टेल मी, हम क्या करते, डीआरआर, हमारे पास जो डीआरआर है जब भी क्रिएट हुआ, डीआरआर जब भी क्रिएट हुआ, पहले 50,000 जब भी क्रिएट होता है तो वो क्रेडिट में होता है, बिकॉज डीआरआर इज अ रिजर्व, रिजर्व मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट में रहेगा, पहले 50,000 फिर 4 लाख फिर 4,25,000 सबको मिलाया तो होता है 8,75,000, ये सब क्रेडिट में था। लेकिन रिडेम्पशन पूरा होने के बाद हम क्या करते हैं, जो डीआरआर में जो बैलेंस क्रिएट हुआ है, अकाउंट डेबिट जो बैलेंस क्रिएट हुआ है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे टू अ रिजर्व कॉल्ड जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट है, पहले 50,000 ट्रांसफर किया, फिर 4 लाख ट्रांसफर किया, फिर 4,25,000 ट्रांसफर किया, ये सबको ऐड किया तो दिस इज कमिंग टू 8,75,000, दिस इज कमिंग टू 8,75,000। इसको बोलेंगे बीइंग बैलेंस of DRR transferred after redemption of all the debentures। सारा डिबेंचर 5 के 5 इंस्टॉलमेंट पेड होने के बाद हम डीआरआर का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में, आफ्टर ऑल द रिडेम्पशन इज डन, उसके बाद ही। विद दिस सम इज डन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।